हे एवरीवन, माय नेम इज़ उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं एल्गोरिदम एजुकेशन। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स को डिस्कशन किया था। देन इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल और है, तो हम लोग उसको भी आज इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। एंड अभी तक हम लोग इस पूरी लेक्चर सीरीज़ में बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने लास्ट के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप हमारे लास्ट के लेक्चर्स को देखिए, देन इसके बाद इस लेक्चर को देखिए। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो क्या है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों को दिया गया है, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस सच दैट ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एन and a n plus 1 divided by a n tends to L, then prove that if mod of L is less than 1 then a n tends to 0। तो यहाँ पर हम लोगों को केवल इतना दिया गया है कि a n हमारे पास एक सीक्वेंस है एंड a n इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी n, मतलब किसी भी n के लिए a n के जो मेंबर हैं वो 0 नहीं है। एंड सेकंड हम लोगों को दिया गया है a n plus 1 डिवाइडेड बाई a n कन्वर्ज टू L, मतलब a n की हेल्प से ये जो सीक्वेंस आएगी a n plus 1 डिवाइडेड बाई a n ये L पर कन्वर्ज कर रही है। देन इसके बाद प्रूफ हम लोगों को ये करना है कि अगर ये L की वैल्यू लेस देन 1 हुई, दैट इज मॉड ऑफ L इज लेस देन 1, देन जो सीक्वेंस a n है वो 0 पर कन्वर्ज करेगी। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सिंस मॉड ऑफ L इज लेस देन 1, therefore we can choose epsilon naught is greater than 0 such that mod of L plus epsilon naught is equal to h। यहाँ पर हम लोगों ने mod of L plus epsilon naught को हम लोगों ने h माना है और ये जो h क्वांटिटी आएगी ये लेस देन 1 होगी। अब ये जो h आएगा ये लेस देन 1 कैसे होगा? 1 इस वजह से होगा कि जो मॉड ऑफ L है वो भी लेस देन 1 है और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 है, लेकिन एप्सिलॉन तो बहुत स्मॉल होता है ना। तो अगर हम इस एप्सिलॉन नॉट को मॉड ऑफ L के साथ ऐड कर देते हैं तो कुछ इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब भी वो जो क्वांटिटी होगी वो लेस देन 1 ही रहने वाली है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट जो एप्सिलॉन हम लोग चूज़ करते हैं वो बहुत ही स्मॉल चूज़ करते हैं। तो इस वजह से ये जो h होगा वो लेस देन 1 होगा। और अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब मॉड ऑफ L प्लस एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने h क्यों माना है। तो आप थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी आप लोगों को पता लग जाएगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। अब देखिए हम लोगों को दिया क्या क्या था, हम लोगों को केवल इतना दिया है कि a n की हेल्प से ये जो सीक्वेंस होगी a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n, ये जो सीक्वेंस है ये L पर कन्वर्ज करेगी। तो अगर कोई सीक्वेंस L पर कन्वर्ज करती है, इसका मतलब क्या होता है कि मॉड ऑफ a n माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहाँ पर भी तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस है ना, a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n, और ये L पर कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of a n plus 1 divided by a n minus L is less than epsilon naught whenever n is greater than and equal to m। वहाँ पर हम लोग एप्सिलॉन मानते थे, यहाँ पर हम लोगों ने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट ले लिया है। तो केवल सिंबल का ही तो फर्क है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एप्सिलॉन की जगह हम लोग कुछ और ही मान रहे हों। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, मॉड ऑफ a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर इसमें L को ऐड किया और L को ही सब्ट्रैक्ट किया। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n प्लस L एंड माइनस L। अब हम लोगों ने यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ किया। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y। तो यहाँ पर भी जब हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड ऑफ a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n माइनस L प्लस मॉड ऑफ L। और इसको तो अभी हम लोग पीछे छोड़ के आए हैं कि मॉड ऑफ a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह हम लोगों ने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। तो ये हो जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट प्लस मॉड ऑफ L फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। और ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोगों ने शुरुआत में इसको h माना था, तो इसकी जगह अब हम लोग h लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज मॉड ऑफ a n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a n इज लेस देन h। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने इसको h क्यों माना था। Now replacing n by m, m plus 1, m plus 2 and so on up to n minus 1।
अब हम लोग यहाँ पर n को इनसे रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो n की वैल्यू चूज करते थे वो m से ग्रेटर देन चूज करते थे। तो m से ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो सकते हैं? m+1, m+2, m+3 एंड सो ऑन। तो इस वजह से हम लोग n की जगह m, m+1, m+2 एंड सो ऑन ये वैल्यू भी ले सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने n की जगह n को रिप्लेस कर दिया m, m+1, m+2, m+3 एंड सो ऑन। तो तब भी हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही थी और अब भी ये जो इनइक्वालिटी होगी ये सेटिस्फाई हो रही होगी। एंड देन मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द रिजल्टिंग इनइक्वालिटी। तो जब रिप्लेस करने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास क्या मिल जाएगा? mod of a m+1 डिवाइडेड बाई ए एम इंटू mod of a m+2 डिवाइडेड बाई ए m+1 and so on up to mod of a n divided by a n-1 is less than h की पावर n-m। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर किया क्या कि LHS को LHS में मल्टीप्लाई कर दिया और RHS को RHS में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर हम लोग को बहुत सारी इक्वेशन मिल रही होंगी ना, क्योंकि जब हम n को सबसे पहले m से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? mod of a m+1 डिवाइडेड बाई ए एम इज लेस देन n। देन इसके बाद जब हम n को m+1 से रिप्लेस करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हम लोग के पास क्या आ जाएगी? a m+2 डिवाइडेड बाई a m+1। तो वही तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो LHS को LHS में मल्टीप्लाई कर दिया और RHS को RHS में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हम लोग को ये मिल गया। अब यहाँ पर ये मॉड अलग अलग लगे हैं, हम लोग क्या करते हैं इन सबको मॉड हटा के एक मॉड लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा mod ऑफ a m+1 डिवाइडेड बाई ए एम इंटू a m+2 डिवाइडेड बाई a m+1 एंड सो ऑन अप टू a n डिवाइडेड बाई a n-1 इज लेस देन h की पावर n-m। अब यहाँ पर ये जो है h की पावर n-m ये कैसे लिख दिया? क्योंकि देखो जब आप n को इनसे रिप्लेस कर रहे होंगे m, m+1, m+2, m+3 एंड सो ऑन, तो रिप्लेस करने के बाद हम लोग के पास कितनी इक्वेशन आ रही होंगी? हम लोग के पास इक्वेशन आ रही होंगी n-m। तो h कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा? n-m टाइम्स। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो पावर में लिखा है वो है h की पावर n-m। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है mod ऑफ ए एन इज लेस देन h की पावर n mod ऑफ ए एम डिवाइडेड बाई h की पावर m फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। इसको हम लोग मान रहे हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब जो h की वैल्यू थी वो 0 से 1 के बीच में थी। तो आप लोगों को एक थ्योरम का स्टेटमेंट याद होगा। वो स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है x की पावर n जहाँ पर वो जो रियल नंबर x है वो -1 से लेके 1 तक के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज mod ऑफ x इज लेस देन 1, तो वो जो सीक्वेंस है ना x की पावर n उसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी 0, मतलब वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। वही यहाँ पर लिखा है कि जो h है वो 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो अब अगर कोई सीक्वेंस hn 0 पर कन्वर्ज करती है, इसका मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट mod ऑफ h की पावर n इज लेस देन h की पावर m इंटू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई mod ऑफ a m फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू p। यहाँ पर मैंने m नहीं लिखा है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग m को ले चुके हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने सिंबल को चेंज कर दिया है और लिख दिया है p, दैट इज फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू p। तो इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन दे देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐसा क्यों चूज़ किया? क्योंकि जब हम इस hn को यहाँ पर मर्ज करेंगे तो am से am कैंसिल आउट हो जाएगा, h की पावर m से h की पावर m कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास केवल बचेगा क्या? mod ऑफ an इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से तो फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको इस तरीके से चूज़ किया है। तो जब इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करेंगे तो h की पावर n को यहाँ पर मर्ज करेंगे तो h की पावर m से h की पावर m कैंसिल हो जाएगा और mod ऑफ am से mod ऑफ am कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा? एप्सिलॉन ही तो बचेगा, दैट इज mod ऑफ an इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m, p। अब यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो n की वैल्यू है वो m से ग्रेटर देन है और जो n की वैल्यू है वो p से ग्रेटर देन है। तो अगर हम n की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ m, p चूज करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कन्वर्जेंस के ऊपर।
तो अगर हम n की वैल्यू मैक्सिमम ऑफ m कॉमा p चूज करेंगे तभी तो वो जो कंडीशन है ना कन्वर्जेंस की, मॉड ऑफ an माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, वो वाली कंडीशन होल्ड होगी। क्योंकि अगर हम लोगों ने मिनिमम चूज कर लिया या फिर अगर हमने कोई और रियल नंबर चूज कर लिया तो फिर हो सकता है कि या तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी या फिर आप मुझे एक पक्का एक एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करके दे दोगे जिसके लिए वो कंडीशन होल्ड नहीं हो रही होगी। तो अगर हम मैक्सिमम ऑफ m p से ग्रेटर देन जितनी भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे अगर हम उनको चूज करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, दैट इज मॉड ऑफ an इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको हम लोग ये भी तो ले सकते हैं ना, मॉड ऑफ an माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू 0, मतलब जो an सीक्वेंस है वो 0 पर कन्वर्ज कर रही है, दैट इज an टेंड्स टू 0 एस n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन में ये दिया गया था कि an एक सीक्वेंस है जो an इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, मतलब सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है। और सेकंड हम लोग को क्या दिया गया था कि an की हेल्प से दूसरी सीक्वेंस हम लोगों ने बनाई थी an+1 डिवाइडेड बाई an जो कि l पर कन्वर्ज कर रही थी। तो अगर l जो रियल नंबर होगा अगर वो लेस देन 1 हुआ तो वो जो सीक्वेंस an है वो 0 पर कन्वर्ज करेगी। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इसको आप लोग थ्योरम का स्टेटमेंट भी बना सकते हैं और आप लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिए क्योंकि जब हम लोग आगे अभी एग्जाम्पल्स और करेंगे तो वहाँ पर हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, चाहे आप कुछ भी बोलें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस थ्योरम की वजह से हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये आज का एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया हो। फिर भी अगर कहीं आपको समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। एंड अगर आप मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को फॉलो कीजिए। वहाँ पर मैंने अपने बारे में बताया है कि मैंने किन किन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, मैं किन किन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाता हूँ, तो आप वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोर्सेज बहुत सारे बना रखे हैं, तो अगर आप पहले से ही पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना होगा, आपको यहाँ पर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लेकिन आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और साथ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि जो मैं आपके लिए कोर्सेज बना रहा हूँ या जो मैं लेक्चर्स आपके लिए बना रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्या कमियाँ हैं, उसको मैं आगे के लेक्चर्स में इम्प्रूव करूँगा। तो अगर कुछ कमियां हो तब भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई पार्ट अच्छा लगता हो कि सर हमें आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के कोर्सेज मैं आपके लिए और भी लेके आऊँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपके और हमारे बीच की जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा। तो इस वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।